एपिसोड 3 रात की रानी और किस। चॉपर रईसजादा मेंशन के टेरेस पर आकर लैंड होता है। शौर्य और राज दोनों ही अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले गए। थोड़ी देर बाद जब शौर्य फ्रेश होकर हॉल में आया तो उसकी मां मीरा सिंह रईसजादा चेहरे पर तनाव के भाव लिए इधर से उधर टहल रही थी। शौर्य सीढ़ियों से नीचे आते हुए अपनी मां को ही देख रहा था। मीरा की नजरों ने जैसे ही शौर्य को देखा उनकी पलकें भीग गई। मीरा ने शौर्य को गले लगाते हुए कहा, भला माँ को भी कोई इतना तड़पाता है, आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। पूरे 1 महीने बाद तुझे देख रही हूँ। शौर्य के सिर पर हाथ फेरते हुए शौर्य की माथे की चोट जिसके निशान हल्के हो गए थे पर फिर भी एक माँ की नजरों से वो निशान छुप ना सके। मीरा ने उस निशान को देखते हुए शौर्य से पूछा, शौर्य तुझे ये चोट कैसे लगी? माँ की बातें सुनते ही शौर्य के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर तनाव आ गया और वो 1 महीने पहले देहरादून में हुए अपने एक्सीडेंट के बारे में सोचने लगा। शौर्य नहीं चाहता था उसकी माँ उसे इस हालत में देखे। होश में आते ही शौर्य ने राज को कॉल किया और उसके साथ अपने प्राइवेट जेट से इंग्लैंड चला गया। आज जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया तब वो वापस इंडिया आया है। शौर्य जानता था उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। उसकी माँ उसे उस हालत में ना देखे इसलिए ही वो इंडिया छोड़कर चला गया था। बताओ बेटा, कैसे लगी तुझे ये चोट? माँ ठीक हूँ मैं, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है, मामूली सी चोट थी, ठीक भी हो गई। निशान भी कुछ दिनों में चले ही जाएंगे। बात को टालते हुए शौर्य डाइनिंग टेबल के पास आया और अपनी चेयर पीछे कर बैठ गया। भाभी क्या शौर्य आ गया है? हॉल में आते हुए शौर्य के चाचा रमन ने पूछा, भाई साहब शौर्य आ गया है। खाना खा रहा है? खाना खा रहे शौर्य की तरफ इशारे करते हुए मीरा ने कहा। रमन गया और शौर्य के बराबर वाली चेयर पर बैठ गया। रमन को देखकर शौर्य अपनी चेयर से उठा और जाने लगा। तभी मीरा ने शौर्य को रोकते हुए कहा, बेटा तूने तो अभी सही से खाना भी नहीं खाया, ऐसा आधा खाना बीच में छोड़कर नहीं उठते। माँ मेरा खाना हो गया, मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आया था, आपको देखने आया। मैं अब जा रहा हूँ, विल में ही रहूंगा। आपका जब भी दिल करे आप वहाँ आकर मुझसे मिल सकती है। शौर्य के लहजे में शिकायत और करवाहट दोनों ही थी। शौर्य अपनी बात कहकर चला गया और मीरा बस उसे जाते हुए देखती रह गई। राज रेडी होकर नीचे आया तो शौर्य उसे वहां भी नहीं दिखा। राज मीरा के पास आते हुए बोला, माँ शौर्य कहाँ है? वो अपने रूम में भी नहीं था, यहाँ भी नहीं दिख रहा। शौर्य चला गया, बेटा तू खाना खा कर जाना। मीरा की बात सुनकर राज डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। रमन को देखते ही राज समझ गया शौर्य यहाँ से क्यों चला गया। राज बैठा और अपनी प्लेट सीधी कर उसमें खाना सर्व करने लगा। पता चला किसने शौर्य पर हमला करवाया था? रमन ने खाते हुए राज से पूछा, अभी तक तो नहीं पर जल्दी ही मैं पता कर लूंगा। फिर मेरा हाथ होगा और उसकी गर्दन। राज ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। रमन ने मन ही मन खुद से कहा, उसका पालतू कुत्ता जो ठहरा तू, उसके लिए ये सब तो करेगा ही तू। राज रमन का चेहरा देखकर उसका मन का हाल जान रहा था। राज ने खाते हुए कहा, वैसे अंकल अब उस अटैकर को बच के रहना चाहिए। डेविल वापस जो आ गया है वो उन्हें तड़पा तड़पा कर मारेगा जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की है। अब आप तो जानते हैं ना, शौर्य की डिक्शनरी में माफी जैसे शब्द है ही नहीं। अपनी बात कहकर राज ने सरकास्टिक स्माइल रमन को दी और उठकर चला गया। राज के जाने के बाद रमन ने गुस्से से कहा, इसे क्या लगता है शौर्य पर हमला मैंने करवाया था? भतीजा है वो मेरा, जितना प्यार मैं उससे करता हूँ उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं उसकी प्रॉपर्टी से करता हूँ। और उसकी सारी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए फिर चाहे मुझे अपने लाडले भतीजे को मारना ही क्यों ना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। कहते हुए रमन के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। हाथ में सिगरेट लिए शौर्य अपने रूम की बालकनी में खड़ा उसके धुएं उड़ा रहा था। तभी, मुझे क्यों अकेला छोड़कर आ गया वहाँ? कहते हुए राज शौर्य के पास आया। यार तू माँ को यहाँ क्यों नहीं ले आता, क्यों छोड़ा हुआ है?
तूने उन लोगों के बीच माँ को। राज ने शौर्य के हाथ से सिगरेट लेते हुए कहा, तुझे क्या लगता मैं माँ को यहाँ नहीं लाना चाहता? वो खुद वहाँ अपनी मर्जी से है। वो उस परिवार को एक करने में लगी है जो सालों पहले टूटकर बिखर गया है। मैंने पता है रमन अंकल का हाथ नहीं था तेरे एक्सीडेंट के पीछे। राज ने सिगरेट के कस लेते हुए कहा तो शौर्य ने कहा, जानता हूँ उनका हाथ नहीं था। अब सवाल ये उठता है तेरी गाड़ी का ब्रेक फेल करने की हिम्मत किसमें आ गई? ये सब तू मुझ पर छोड़ दे। उस लड़की का कुछ पता चला? नहीं यार, एक तो उसने सारी इन्फॉर्मेशन गलत फील की थी, ऊपर से उस हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे को भी उसी दिन खराब होना था। मेरे आदमियों ने तो पूरा देहरादून छान लिया पर तेरी वो रात की रानी कहीं ना मिली। शौर्य ने राज के हाथ से सिगरेट ली और उसके कस लेते हुए कहा, ढूंढ उसे, मुझे वो चाहिए। तुझे कुछ याद है उसके बारे में, कुछ ऐसा जिससे हम उसकी पहचान कर सकें? राज ने शौर्य से पूछा। राज की बात सुनकर शौर्य को वो लम्हा याद आया जब उसे थोड़ी देर के लिए होश आया था और उसने दुआ का चेहरा देखा था। पर्दे की दीवार के इस तरफ शौर्य और दीवार की उस तरफ दुआ थी। शौर्य को जब हल्का हल्का होश आया तब पंखे की हवा से हिल रहे पर्दे के बीच से उसे दुआ की एक झलक दिखी थी। शौर्य अपनी अर्धखोली आंखों से दुआ को देखता रह गया। दुआ को देखते देखते कब शौर्य की आंखें दोबारा बंद हो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब शौर्य पूरी तरह होश में आया तब उसे दुआ कहीं नहीं दिखी। शौर्य ने उन पलों को याद करते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं, बस तू उसे ढूंढ कैसे भी। राज ने शौर्य की बातों पर बस धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। दूसरी तरफ दुआ और आरव के बीच जंग छिड़ी हुई थी। दुआ ने पिलो को आरव के ऊपर फेंकते हुए कहा, आरव के बच्चे, तुमने फिर से हमारी चॉकलेट खाई, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आप भी हमारी आइसक्रीम खाना बंद कर दे, हम आपकी चॉकलेट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। आरव ने दुआ को पिलो से मारते हुए कहा। तभी दोनों के कानों में एक आवाज आई। दुआ ने आवाज की तरफ देखा और सही से खड़ी हो गई। असद दुआ के अब्बू अंदर आए और दुआ और आरव को देखने लगे। तभी उन्होंने दोनों को देखते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए। उनके एक हाथ में चॉकलेट तो दूसरे में आइसक्रीम थी। दुआ और आरव ने अपनी अपनी चीज लेते हुए असद से शुक्रिया कहा। असद दुआ के करीब आए और प्यार से दुआ के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने दुआ से पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा आपकी? दुआ ने अपनी झुकी पलकें उठाकर असद को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी चल रही है अब्बू। असद ने अपने पीछे खड़ी मन्नत को देखकर कहा, हमने तुमसे कहा था ना मन्नत, हमारी दुआ हमारा गुरूर है, एक दिन वो हमारा नाम रोशन करेंगी। हमें हमारी दुआ पर पूरा भरोसा है। दुआ को असद की यही बातें डरा जाती है। अगली सुबह एक लड़की ने सो रहे लड़के के होठों पर धीरे से अपने होठों को रखते हुए उसे किस किया। वो लड़की किस कर जाने लगी। तभी लड़के ने उस लड़की को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, बहुत मुश्किल से मिली हो तुम मुझे। कहते हुए उस लड़के ने लड़की को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। तभी एक आवाज उसके कानों में गई और उस लड़के ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो आवाज अलार्म की थी। उस लड़के ने देखा तो उसकी बाहों में कोई लड़की नहीं थी। वो लड़का समझ गया ये उसका सपना था। उस लड़के ने होठों को तिरछा कर हल्की सी स्माइल की। वो बेड से उठा और अपने बराबर में सो रहे लड़के को देखा। टेबल पर रखे पानी से भरे जग को उठाया और उसके लड़के ऊपर उड़ेल दिया। वो लड़का जल्दी से उठा और घबराते हुए इधर उधर देखने लगा। सामने खड़े लड़के को देखकर उस लड़के ने कहा, यार शौर्य, ऐसे कौन जगाता है? शौर्य ने राज की बातों पर कहा, जैसे तेरा ये अलार्म हर रोज मुझे जगाता है। अपनी बात कहकर शौर्य बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। राज जो पूरा भीग गया था वो शौर्य को जाते हुए देखकर मन ही मन कहता है, क्या है ये लड़का, ना जाने वो बेचारी लड़की कैसे इस डेविल को झेलेगी। दुआ ने आईने में एक नजर खुद को देखा और लाल दुपट्टे को पहनते हुए कहा,
चल दुआ जल्दी कर, आज फिर से तू लेट हो गई। कहते हुए दुआ नीचे आई और बिना नाश्ता किए चली गई। ना जाने हमारी और ऑटो वालों की क्या ही दुश्मनी है, जिस दिन हम लेट होते हैं कोई ऑटो भी नहीं मिलता उस दिन हमें। दुआ ने ऑटो का इंतजार करते हुए खुद से कहा। 20 मिनट बाद दुआ को एक ऑटो मिला। जैसे ही दुआ ऑटो में बैठने गई उसे कुछ याद आया और उसने फौरन ऑटो वाले से पूछा, जेएनयू के कितने पैसे लोगे? ऑटो वाले ने कहा, 40 रुपए मैडम। दुआ स्माइल करते हुए ऑटो में बैठ गई। दुआ कुछ ही दूर गई थी कि आगे ट्रैफिक मिल गया। ट्रैफिक को देखकर दुआ के दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकली, लो बस अब इसी की कमी थी। तैयार हो जा दुआ, आज फिर से तुझे प्रोफेसर शर्मा की डांट खानी पड़ेगी। खुद से बातें करती दुआ का फोन रिंग हुआ। दुआ ने देखा ईशा की कॉल है। कॉल पिक कर दुआ ईशा से बात करने लगी। यार ये दिल्ली का ट्रैफिक मुंबई के ट्रैफिक को भी फेल कर देगा किसी दिन, राज ने शौर्य से कहा। शौर्य जो आज अपनी कार खुद ड्राइव कर रहा था, उसकी काली आंखें सामने के ट्रैफिक पर ही थी। शौर्य राज से बातें करने लगा, तभी एक कपड़ा उड़कर उसके मुंह पर आया। शौर्य उस कपड़े को अपने हाथ से हटाने लगा, तभी उसमें से आ रही स्मेल उसे जानी पहचानी लगी। शौर्य उस कपड़े को हाथ में लेकर उसे देखने लगा, तभी राज ने कहा, ये लाल दुपट्टा किसका है? शौर्य ने दुपट्टे को देखते हुए कहा, पता नहीं। शौर्य जो अभी दुपट्टे को हाथ में लिए देख रहा था कि तभी वो दुपट्टा उसके हाथ से रेत की तरह फिसल गया। ट्रैफिक क्लियर होते ही ऑटो चलने लगा था। ऑटो के आगे बढ़ते ही शौर्य के हाथ से दुआ का दुपट्टा फिसल गया। शौर्य ने देखा सामने जा रहे ऑटो में से वो दुपट्टा अभी भी हवा में उड़ रहा था। शौर्य ने धीरे से कहा, ये वही है। तभी पीछे से गाड़ियों के हॉर्न की तेज आवाजें आने लगीं। शौर्य ने कार स्टार्ट की और ऑटो का पीछा करने लगा। राज ने चौंकते हुए कहा, शौर्य क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? मीटिंग है हमारी, आधे घंटे में करोड़ों का नुकसान हो जाएगा यार। हो जाने दे, शौर्य ने कहा और वो ऑटो का पीछा करता रहा। एपिसोड 4 लाल दुपट्टे वाली। शौर्य ऑटो को ओवरटेक कर बीच सड़क पर अपनी कार रोक कर खड़ा था। वो कार से टेक लगाए दोनों हाथ बांधे आंखों पर ब्लैक शेडस लगाए खड़ा था। ऑटो जब उससे कुछ दूरी पर रुका तो शौर्य ने अपने कदम ऑटो की तरफ बढ़ाए। शौर्य ने पास जाकर झुककर ऑटो के अंदर देखा तो वो ऑटो खाली था। शौर्य ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और ऑटो वाले को अपनी गुस्सैल आंखों से देखते हुए कहा, वो लड़की कहाँ है जो इस ऑटो में थी? ऑटो वाले ने शौर्य के गुस्से से डरते हुए कहा, वो लड़की तो बीच रास्ते में ही उतर गई, उसकी सहेली उसे लेने आई थी। शौर्य ने गुस्से से अपना हाथ ऑटो की छत पर मारा और चला गया। राज ने शौर्य को गुस्से में देखकर कहा, क्या हुआ? वो ऑटो में नहीं थी क्या? शौर्य ने न कहा और ड्राइव करने लगा। इधर ईशा की स्कूटी पर बैठी दुआ ने कहा, थैंक यू सो मच हमें टाइम से कॉलेज पहुंचाने के लिए और प्रोफेसर शर्मा की डांट से बचाने के लिए भी। ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, ये फॉर्मेलिटी किसी और के साथ किया कर, मेरे साथ नहीं। दुआ ने इसी की बात पर ओके कहा और अंदर चली गई। कॉलेज के अंदर फेस्ट की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। 2 दिन बाद ही फेस्ट था तो दुआ भी अपनी स्पीच याद करने में लगी थी। दुआ को भी 2 दिन बाद स्टेज पर खड़े होकर स्पीच देनी थी। रिचा मैडम ने भी स्पीच के लिए दुआ को ही चुना था। तरफ एसएसआर कॉरपोरेशन में आलीशान कैबिन में राजा की तरह बैठा शौर्य अभी भी दुआ के बारे में ही सोच रहा था। या ये क्या किया? हो गया ना 1 करोड़ का नुकसान, राज ने झल्लाते हुए कहा। शौर्य ने बिना किसी भाव के कहा, एक क्या, मैं 100 करोड़ का नुकसान झेल सकता हूँ उसके लिए। राज ने शौर्य को अजीब नजरों से देखा। उसे शौर्य को इस तरह बदलते देखकर उसे पहले की बातें याद आने लगीं। इसके लिए पहले पैसा ही सब कुछ था, पर आज ये लड़की उसके पैसे से बढ़कर हो गई। राज ने सोचते हुए खुद से कहा। राज शौर्य से कुछ कहता कि तभी उसका फोन रिंग हुआ।
राज ने अपने फोन की स्क्रीन को देखा जिस पर अनमय का नाम फ्लैश हो रहा था। कॉल रिसीव करते ही राज ने कहा, कुछ पता चला? कॉल के दूसरी तरफ से अनमय ने कहा, एक आदमी लगा है हमारे हाथ। राज ने स्माइल करते हुए कहा, गुड, हम अभी आ रहे हैं। कॉल कट करते हुए राज ने शौर्य से कहा, एक आदमी मिला है जिसने तेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। शौर्य के हाथ में वाइन का ग्लास था। राज की बात सुनकर उसने ग्लास को इतनी जोर से पकड़ा कि वो टूटकर नीचे 100 टुकड़ों में बिखर गया। शौर्य बिना कुछ बोले उठा और चला गया। राज भी उसके पीछे पीछे चला गया। रईस जादा मेंशन में मीरा शौर्य की माँ हॉल में टहलते हुए बार बार मंडोर की तरफ ही देख रही थी। उनके चेहरे पर परेशानियों के भाव साफ झलक रहे थे। मीरा को इतनी टेंशन में देख राधिका ने कहा, भाभी आप इतना परेशान क्यों हो रही है? राधिका रमन की पत्नी थी और शौर्य की चाची। मीरा ने राधिका की बातों का जवाब देते हुए कहा, परेशानी की तो बात होगी ना राधिका, उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आई वो सब। भाभी ट्रैफिक में फंस गई होंगी, आ जाएगी, आप यहाँ आराम से बैठिए, राधिका ने मीरा को बैठाते हुए कहा। तभी मंडोर से अंदर आते हुए कुछ लोगों पर मीरा की नजरें गई और मीरा के होठों पर एक स्माइल आ गई। दूसरी तरफ जब शौर्य और राज दोनों फार्म हाउस पहुंचे तो अनमय की गन पॉइंट पर एक आदमी बैठा था। शौर्य को देखकर अनमय खड़ा हो गया। शौर्य उस आदमी के सामने बैठते हुए बोला, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए तुझे 30 सेकंड दे रहा हूँ। किसके कहने पर तूने मेरी कार के ब्रेक फेल किए? शौर्य की गुस्से से लाल आंखों को देखकर वो डर से कांपते हुए बोला, मैं नहीं जानता उस आदमी को, मुझे इस काम के लिए 10 लाख मिले, डील और बाकी सारी बातें कॉल पर ही हुई थी। राज ने गुस्से से कहा, एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन के मौत की कीमत सिर्फ 10 लाख, क्या मजाक है ये? अब सीधे सीधे सारी बातें बता वरना तेरा ये दुनिया छोड़ना तय है आज। राज की बातें सुनकर वो आदमी और डर गया और कांपती हुई आवाज में कहा, मैं नहीं जानता सर, मैं सच में कुछ नहीं जानता, वो कॉल भी प्राइवेट नंबर से आते थे। उस शख्स ने इतना ही कहा था कि तभी गोली की आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। शौर्य की गन से निकली बुलेट ने उस आदमी की जान ले ली थी। जब किसी काम के नहीं हो तो जिंदा रह कर क्या करते? शौर्य जो डेविल पर्सनेलिटी का इंसान था, वो एक सेकंड की भी देरी नहीं करता था अपने दुश्मनों की जान लेने में। उस आदमी के खून की छींटें शौर्य के चेहरे पर पड़ी थी। शौर्य अपनी जेब से अपना रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर से खून की छींटें साफ करने लगा। तभी उसका फोन रिंग हुआ। शौर्य ने कॉल पिक करते हुए हेलो कहा। दूसरी तरफ बोल रहे शख्स की बातें सुनकर शौर्य की मुट्ठी फोन पर कस गई और आंखों और गुस्सा दर्द दिखने लगा। शौर्य बिना एक पल की देरी किए चला गया। राज और अनमय हैरानी से आंखें बड़ी किए शौर्य को जाते हुए देखते रह गए। अनमय ने राज से पूछा, इन्हें क्या हुआ? राज ने कहा, पता नहीं यार, और वो भी शौर्य के पीछे पीछे चला गया। जेएनयू कॉलेज के कैंटीन में दुआ अपने तीनों दोस्त के साथ बैठी थी और समोसे खाते और कॉफी पीते हुए फेस्ट के बारे में ही बात कर रही थी। कॉफी के साथ समोसे थोड़ा अजीब है, पर क्या करे, चाय दुआ को कुल्हड़ वाली पसंद है और कैंटीन में कुल्हड़ वाली चाय मिलती नहीं तो दुआ कॉफी से ही काम चला रही थी। तभी आयशा हांफते हुए उनके पास आई और दोनों हाथ कमर पर रखकर झुकते हुए लंबी लंबी सांसें लेते हुए आयशा ने कहा, गाइस एक गुड न्यूज़ है। फेस्ट के नेक्स्ट डे कॉलेज वाले हमें एक छोटे से ट्रिप पर भेज रहे हैं, 2 दिन के लिए जयपुर। आयशा की बातें सुनकर ईशा, ऋषि और मोहित तीनों ऐसे खुश हुए मानो उनकी 50 लाख की लॉटरी लग गई हो। ईशा ने दुआ चेहरे पर तनाव देखकर कहा, क्या हुआ, तू क्यों ऐसे मुंह लटकाए बैठी है? आयशा ने कहा, तू क्या खुश नहीं इस ट्रिप को लेकर? तभी ऋषि ने कहा, अरे नहीं यार, ये इसलिए परेशान है, अंकल शायद इसे परमिशन नहीं देंगे ट्रिप पर जाने की। तीनों को बातें सुनकर दुआ ने खींचते हुए कहा, ये बात नहीं है यार। तो क्या बात है, बताना हमें यार।
मोहित ने शांत और सहजता से पूछा तो दुआ ने रुआनी आवाज में कहा, मेरे असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है यार। ओ तो ये बात है? चारों ने एक साथ कहा। हाँ यही बात है। दुआ ने लगभग रोते हुए कहा, ज्यादा परेशान मत हो मेरी जान, अभी 2 रातें हैं, जाग कर कंप्लीट कर ले अपने असाइनमेंट। ईशा की बातों पर दुआ ने कहा, तुझे पता है ना हमें सोना कितना पसंद है, कैसे जागेंगे हम। आयशा ने कहा, वो तू हम पर छोड़ दे। गाइज वैसे एक बात पता है तुम्हें, ये ट्रिप ना हमारे कॉलेज के मंच ट्रस्टी ने स्पॉन्सर की है। आयशा ने फिर से कहा और उसकी बातें सुनकर सब खुश हो गए। शौर्य जब रईस जादा मेंशन में एंटर हुआ तो उसने अपनी परेशान नजरों को चारों तरफ दौड़ाया। उसकी नजरों का सफर मीरा पर जाकर रुका। शौर्य मीरा के पास आया और उसे गले लगाते हुए पूछा, आप ठीक तो है ना माँ? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मीरा के कहा। आप ठीक है तो वो फोन? शौर्य को बीच में रोकते हुए मीरा ने कहा, मैंने ही राधिका से कहा था झूठ बोलने के लिए। पर आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी माँ, वो भी ऐसा झूठ? शौर्य को फिर से बीच में रोकते हुए मीरा ने कहा, झूठ नहीं बोलती तो क्या सच सुनकर तू यहाँ आता? मीरा ने हॉल में बैठी लड़कियों को देखते हुए कहा। शौर्य ने अपनी माँ की नजरों का पीछा कर उन लड़कियों को देखा। करीब 20 लड़कियां सोफे पर बैठी आंखों में चमक लिए शौर्य को देख रही थी। वो सभी एक दूसरे से कंपटीशन कर रही थी और अपने आप को एक दूसरे से बेहतर दिखाने की कोशिश में लगी थी। उनका दिल शौर्य को देखकर जोरों से धड़क रहा था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, शौर्य एक नजर उन्हें देख ले। शौर्य ने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर शांत लहजे में कहा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है ये सब मत करिए, मुझे नहीं करनी शादी। पर बेटा, परवर कुछ नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ और आगे से मुझसे ऐसा झूठ मत बोलना। शौर्य अपनी बात कहकर बिना मीरा की बातें सुने चला गया। शौर्य के जाते ही राज आया और माहौल देखकर समझ गया वहाँ क्या हुआ है। राज भी बिना कुछ कहे वापस चला गया। वो सभी लड़कियां भी मुंह बनाते हुए चली गई। मीरा सोफे पर बैठ गई और खुद से ही बोली, क्या मेरा शौर्य कभी शादी नहीं करेगा? क्या जिंदगी भर अकेला ही रहेगा? मीरा को समझाते हुए राधिका ने कहा, शौर्य की शादी होगी भाभी, आप ऐसा क्यों सोच रही है? मैं कुछ कहूँ भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो? राधिका ने झिझकते हुए कहा। हाँ कहो राधिका, मीरा ने कहा। भाभी आपने मेरी बहन की बेटी सुनैना को देखा ही है, वो लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके कल ही इंडिया आई है और सुनैना बचपन से शौर्य को जानती है और उसे पसंद भी करती है। आप कहे तो मैं उसे यहाँ बुला लूं? राधिका की बातों पर मीरा ने खुश होते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, मुझे तो बस ऐसी लड़की चाहिए शौर्य के लिए जो शौर्य का अकेलापन दूर कर उसके दिल में अपनी जगह बना सके, उसे बहुत प्यार कर सकें। दुआ का घर। लगातार डोरबेल बजने की आवाज सुनकर खाना खा रही दुआ ने उठते हुए कहा, हम देखते हैं कौन है, कौन है। कहते हुए दुआ ने डोर ओपन किया तो उसके सामने 2 शैतान लड़कियां खड़ी थी, जिन्हें देखकर दुआ खुद को चीखने से रोक नहीं पाई और दुआ ने चिखते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? ईशा और आयशा ने जबरदस्ती दुआ को धक्का देकर अंदर आते हुए बोली, तेरी हेल्प करने आए हैं। कहते दोनों डाइनिंग टेबल के पास गई और अपनी अपनी चेयर पीछे कर बैठते हुए बोली, आंटी आज हम नहीं, 2 दिन तक हम यहीं रहने वाले हैं। दोनों की बातें सुनकर असद ने कहा, बेटा ये भी तुम दोनों का ही घर है, जब तक रहना चाहो तब तक रहो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। मन्नत ने भी दुआ के हिस्से का सारा प्यार दोनों के ऊपर लुटाते हुए कहा, बेटा थोड़ा और लो और अच्छे से खाओ, तुम दोनों कितनी कमजोर लग रही हो। 2 दिन बाद बेंच पर बैठी दुआ बार बार झपकियां ले रही थी। नींद जैसे दुआ का साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। दुआ ने खींचते हुए खुद से कहा, ईशा आयशा हम तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं, 2 रातों से तुम दोनों ने हमें सोने नहीं दिया। अगर ये नींद हम पर ऐसे ही हावी रही तो हम स्पीच और परफॉर्म कैसे करेंगे?
आज तू रहने दे, मैं ड्राइव करता हूँ, राज कहते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शौर्य के बैठते ही राज ने कार स्टार्ट कर दी। शौर्य अपने टैब में काम कर रहा था। ब्रेक लगने पर शौर्य ने अपनी नजरें टैब से हटाकर सामने देखा। ये कहाँ ले आया तू मुझे? सामने का नजारा देखकर शौर्य ने राज से कहा, तू यहाँ हो रहे फंक्शन का आज चीफ गेस्ट है, इसलिए तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। राज की बातों पर शौर्य ने कहा, तुझे मेरी एक एक सेकंड की कीमत पता है ना, फिर भी तू ये चाहता है मैं अपना करोड़ों का लॉस कर इस कॉलेज के बकवास फंक्शन को अटेंड करूं? मैं नहीं चाहता ऐसा, माँ चाहती है। उनका फोन आया था, उनके कहने पर ही मैं ये सब कर रहा हूँ। माँ का नाम सुनकर शौर्य चुप हो गया।